हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हम लोग लुसेंट भौतिकी का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है ध्वनि साउंड। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है जो प्ले लिस्ट में है। आज देखेंगे ध्वनि चैप्टर साउंड चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ध्वनि तरंगों की प्राकृति होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है असुरन ध्वनियों की आकृति ध्वनियों की आवृत्ति होती है कितनी होती है। तो 20 Hz से कम। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है प्राश्वर तरंगों की ध्वनि तरंग है। प्राश्वर तरंगों वे ध्वनि तरंग है जिनकी आकृति जिनकी जिनकी आकृति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कर है प्रास्वर तरंगों मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रास्वर तरंग कौन तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रास्वर तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्राश्वर तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। प्राश्वर तरंगों को किसने सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। किसने सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है शिखर प्रशिक्षुओं और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटनाओं का उपयोग करते हैं। किस परिघटनाओं का उपयोग करते हैं। तो प्रतिध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कीड़ों अथवा ध्वनि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कीड़े अथवा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो कौन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है ध्वनि का तारतत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतत्व किस पर निर्भर करता है। तो आकृति पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है सफाई में, किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राश्वर तरंग। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसी औसत वयस्क व्यक्तियों के लिए ध्वनि का स्वर्ण सीमा कितनी होती है। ध्वनि का स्वर्ण सीमा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 तक। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। तो वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण सुनाई नहीं पड़ता। तो वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में करा चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति ध्वनि तरंग पैदा करते हैं। वे अति ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। क्या करती है, नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पे है, देखिए आ रहा है, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन 15 में करा कथन ए, चमगादड़ रात्रि में किस वस्तु के बिना टकराए ही उड़ते रहती है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए ही उड़ता है। अब दूसरा कारण आर है चमगादड़ को
सैनिक तरंग निकलती है चमगादड़ से। इंफ्रासिक सोनिक तरंग निकलती है। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए में कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। ए क्या है? सही है परंतु आर क्या है? गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी स्क्रीन पे है कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल 332 वायु में ध्वनि की चाल 332 प्रति सेकंड होती है। 332 प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दी जाए दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। कितने होगी? तो 232 ms मीटर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टील्स में। क्वेश्चन नंबर 19 में तरफ चलें 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में करें बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है क्या कारण है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में करें वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना है? तो वायु में ध्वनि का वेग है 320 मीटर सेकंड प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में है। तो भिन्न भिन्न होते हैं। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होते हैं और ठोस में सबसे अधिक होता है। ठोस में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो हवा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 से निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आर्द्रता को बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता को बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है वायु में ध्वनि का वेग। क्वेश्चन नंबर 24 तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में करा रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। कारण आर में करा प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 जो आपकी स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो प्राध्वनिक विमान इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की चाल से अधिक चाल में। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 जो आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है वस्तु के वेग तथा उसके माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के तरंग के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मॉक
संख्या, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है मौक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मौक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुयान के, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में ध्वनि या ध्वनि के प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि के प्रदूषण मापा जाता है, क्या किसमें नापा जाता है? तो डेसीबॉल में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40 डेसीबल। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से क्या करती है? भिन्न करती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तार तत्व कहलाती है, तार तत्व। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में है ध्वनि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तार तत्व, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तिरछन होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तिरछन होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तार तत्व अधिक रहता है। महिलाओं की आवाज़ का तार तत्व अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में है एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ की तुलना अधिक प्रिय क्यों लगती है? अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो बच्चे की आवाज़ का तार तत्व पुरुष की आवाज़ के तार तत्व की तुलना में अधिक होता है। बच्चों की आवाज़ का तार तत्व पुरुष की आवाज़ के तार तत्व की तुलना में अधिक होता है, इसलिए अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो सॉरी प्रिय लगती है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में है स्त्रियों की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आकृति अधिक होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आकृति अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 36 में करें यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है ध्वनि तीव्रता की डेसीबल्ब में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 95 dB ध्वनि तीव्रता की डेसीबल्ब जो अधिकतम सीमा उसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 95 dB है, dB। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर प्रभाव का। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है
एक अंतरिक्ष यात्री को अपने सहपाठी को एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है क्योंकि ध्वनि परिचालित होने का माध्यम नहीं होता, क्योंकि ध्वनि परिचालित करने का माध्यम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कर है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी जो प्रक्रिया है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में एगित होती है। क्वेश्चन नंबर 44 में कर रहा है, डेसी बल्ब का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? डेसी बल्ब का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो डेसी बल्ब का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कर रहा है, प्रतिध्वनि का कारण है। क्वेश्चन नंबर 45 प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि की परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कर रहा है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोतों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 में 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में करा, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। रडार की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों के प्रवर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? मूल आवाज और ध्वनि तरंग के बीच का अंतराल क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकंड से अधिक। क्वेश्चन नंबर 49 में करा, क्वेश्चन नंबर 49, अच्छे ऑडिटरी की दीवारें, छत और फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कलीन ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कर ध्वनि का प्रभाव क्वेश्चन नंबर 50 में कर ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51 में, ध्वनि तरंग किसके द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? ध्वनि तरंग किसके द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो परावर्तन के। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 56 फीट। क्वेश्चन नंबर 53 में स्टोप ध्वनि को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 54 में करा, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। कौन सी उत्पन्न होती है? तो परावर्तन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में करा,
सुनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। सुनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चले हैं तो क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया जाता है। संबंध का क्या क्या प्रतिपादन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, से भी बनने। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है गुजहीन हॉल का अनुकरण काल होता है, गुजहीन हॉल का अनुकरण काल होता है। तो इसका सही आंसर होगा 0 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है जब सेना पुल के पार करती है, जब सेना पुल को पार करती है तो सेना को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। सेना को कदम से कदम ना मिलाकर ना चलने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि पैरों में उत्पन्न ध्वनि का अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। पैरों में उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 में है हम रेडियो की हुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। ये किसके कारण संभव है? तो अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कहा जाता है जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच और कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कहा जाता है जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता था? यदि वह संभव हो तो यह ध्वनि के किस गुण के कारण होता था? तो अनुनाद के कारण होता था। किसके कारण? अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अनुनाद। क्या कारण है? अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 62 में करें रेडियो का समरण स्टेशन उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 63 में है जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजाते हैं, तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिकरण। इसका कारण है व्यक्तिकरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंची प्रकाश घर बनाए जाते हैं। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं, लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहाँ से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज को संकेत भेजे जाते हैं। जहाँ से बड़े बड़े सायरन को बजाकर जहाज को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नरीब क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहाँ साइनर की ध्वनि सुनाई नहीं देती। सुनाई नहीं देती है। यह नरीब क्षेत्र ध्वनि के तरंग को किस गुण के कारण निर्मित करते हैं? ध्वनि के तरंग को किस गुण के कारण निर्मित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिकरण। ऑप्शन बी, व्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 65 में है जब हम कमरे के अंदर बैठते हैं तो यद्यपि वह हम बराबर के कमरे के बीच में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं
नहीं दिखते तो नहीं है, परंतु उसकी आवाज़ अवश्य सुनाई देती है। इसका कारण है कि ध्वनि का उसकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। इसका कारण है कि ध्वनि का ध्वनि का विवर्तन इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 66 में करा किसी ध्वनि स्रोत की किसी ध्वनि स्रोत की आकृति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आकृति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डॉलर प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में डॉलर प्रभाव संबंधित है। डॉलर प्रभाव संबंधित है तो किससे? तो ध्वनि से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कर पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आकृति तिरछन बढ़ती रहती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉलर प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो कम होता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 70 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 70 में करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ध्वनि का वेग? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ध्वनि का वेग? ध्वनि का वेग तो इसका सही आंसर होगा ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है, अधिकतम न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 हर्ट्ज से कम आकृति की ध्वनि को ध्वनि तरंग प्राश्वर ध्वनि तरंग कहलाते हैं। तो यह सही नहीं है। तो नहीं का भाई होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 72 में है निम्नलिखित में से किसे एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरत तरंग। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से किसी एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसी एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है तो लकड़ी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है एकजुट वायुयान में 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 किलोमीटर है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो वायुयान की चाल कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 664। क्वेश्चन नंबर 75 में है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 76 में है एक जौ पद्धति जिसमें प्राश्वर ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जौ पद्धति जिसमें प्राश्वर ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 77 में की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकते? कौन से तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकते? तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 78 में की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है यदि यूएए से क्रमशः वायु जल और इस्पात की ध्वनि का वेग हो सकते हैं तो इस्पात और ध्वनि का वेग हो सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 79 में है ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्यात। क्वेश्चन नंबर 80 में है
वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान और रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह कहलाता है। वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार कहलाता है। क्या कहलाता है? सोनार। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 81 में है स्वर ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राश्वर ध्वनि तरंग, स्वर ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राश्वर ध्वनि तरंग उच्च उच्चतर आकृति की होती है, उच्चतर आकृति की होती है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 82 में है इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 में है इकोस्टिक विज्ञान है, इकोस्टिक विज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से संबंधित, ध्वनि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 84 में है, क्वेश्चन नंबर 84 में ध्वनि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्थल है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 dB। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्थल है 60 dB, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 85 में करें निम्नगन वस्तुओं का तार पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलते हैं जिससे कि क्या होता है? जिससे कि दोनों कानों का कर्णपटल पर वायु दाब के बराबर करने के लिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो प्रभावित होता है तो ऑप्शन सी इसका आकृति। क्वेश्चन नंबर 88 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 में ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतत्व निर्धारित होता है वह है ध्वनि का की क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकृति। वह है ध्वनि की आकृति। यहाँ आपका तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर है चैप्टर 4 प्रकाश लाइट। तो क्वेश्चन चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है प्रकाश लाइट। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है प्रकाश छोटे छोटे कण में मिलकर बनते हैं जिसे कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कण में मिलकर बनते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कण में मिलकर बनते हैं जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रेन्स के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल किए थे। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश का तरंग
किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश का तरंग विवर्तन होता है? विवर्तन होता है। किसने दिखाया कि प्रकाश का तरंग विवर्तन होता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आइंस्टाइन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और तरंग दोनों में घटित नहीं होती है? प्रकाश और तरंग दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी अवरोध की ओर की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 में करें निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश तरंग प्रकृति के पुष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश तरंग के तरंग प्रवृत्ति को पुष्ट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिकरण का सिद्धांत। व्यक्तिकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 में करें प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। प्रकाश विवरण की प्रकृति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तरंग और कण दोनों के समान। तरंग और कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में करें प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थन। ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है सूर्य लगभग 4 गुने 10 पर पावर 26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से कितनी ऊर्जा मिलने से इसका द्रव्यमान किस दर से कम हो जाता है? इसका द्रव्यमान किस दर से कम हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में करें प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रूमल। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रूमल। क्वेश्चन नंबर 16 में करें प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो निर्यात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में करें माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 में जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में करें चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय कितना लगता है? 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 में है सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंच जाता है? सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंच जाता है? तो 8 मिनट में। चंद्रमा से प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंच जाता है? तो 1 सेकंड में। और सूर्य से प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 21 में है प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 गुने 10 पर पावर 8 एम सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 में सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट या कोरोना। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी
460 सेकंड, 460 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 में है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा क्या हो, बीच में हो। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में करा, चंद्र ग्रहण घटित होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में हो। और चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 26 में सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो प्रतिपाद अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में करा, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमता है, काटा हुआ हीरा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 में, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। किस कारण पानी से भरा हुए बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ होता है, किस कारण से थोड़ा उठा हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह प्रकाश में पानी में लिपट कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ जाता है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ जाता है और छोटा दिखाई पड़ता है। और क्या करता है, छोटा दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के कारण। किसके कारण छोटा दिखाई देता है, तो परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 में है, जब एक कॉम्पोस्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा, तो इंद्रधनुष परावर्तन और विकिरण की परिघटनाओं के आधार पर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, जल के अंदर पड़े हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई में कुछ ऊपर उठती हुई सिखियाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन प्रकाश के परावर्तन के कारण। यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, जब जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक परिस्थिति की अपेक्षा अधिक ऊंचा एवं प्रतीत होता है, अधिक ऊंचा प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारणों से ऐसा परिभाषित होता है। निम्नलिखित कारणों से ऐसा परिभाषित होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में करा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 में, पुनः आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आती है। पुनः आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। तब जब क्या होता है, प्रकाश जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो 36 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 36 में, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष अपवर्तन के कारण बनता है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है, तो अपवर्तन के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, मृद मरीचा
बनने वाली परिघटना को कहते हैं। मिर्च मिर्चा बनने वाली परिघटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को अववेशन के लिए प्रयुक्त तकनीकी का आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में है तरल से भरे एक विकार का तल, तरल से भरे एक विकार का तल किस कारण कुछ ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है? किस कारण कुछ ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 में 40 में है सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जाए। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, चटकीला क्या होता है? प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 42 में इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश, इंद्रधनुष कब बनता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बिंदु पर गिरने के से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन पर होने पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है इंद्रधनुष कितने रंग के इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है? इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचयन निम्नलिखित घटनाओं का अनुप्रयोग किया जाता है, अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है किसी किसी संबंधित माध्यम युग्म के आंतरिक कणों से अधिक आयतन कण के संचय से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या करती है? विरल माध्यम ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती है? तो इसका आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन समग्र आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि के एक दोष है जिसमें दोष है जिसमें कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्टता नहीं देख सकता। उसके बाद 2 में है जब व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। और 3 में है प्रकाश निकट वस्तु बिंदुओं को स्थित दूर हट जाता है। ऑप्शन 4 में है प्रकाश का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन ऑप्शन ए में है 1 और 3, ऑप्शन बी में 2 4, ऑप्शन सी में 1 4, ऑप्शन डी में 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 3। क्वेश्चन नंबर 47 में यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिससे लेंसों को 2 सेट होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्रकार लेंस और दूसरा नेत्रक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो परिकिरण के कारण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 में है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आकृति समान बनी रहती है, इसकी आकृति समान बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 51 और मिनट भी हो गया 51। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50
क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 51 में करें पर वह क्वेश्चन नंबर 51 में वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, निम्नलिखित की वजह से होता है, इसका विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी धूलकण के कारण होता है, वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में चंद्र सतह पर एक प्रशिक्षण को दिन के समय आकाश दिखाई देता है, दिन के समय आकाश दिखाई देगा, दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला आकाश दिखाई देगा, काला। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के किसी कांच के टुकड़े में अंतर स्थापित है। उस बुलबुले के गुजरते हुए प्रकाश की किरणें एक बुलबुला किसी तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से व्यवहार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में करा यातायात सिग्नलों पर प्रकाश लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है किया जाता है, क्योंकि क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 55 में है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है किससे, तो प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 56 में है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ललिमा किस कारण छा जाती है, वायुमंडल में ललिमा किस कारण छा जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में करें, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है, तो बैंगनी रंग का विक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में प्रकाश आकाश में वास्तविक में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे अपनी अधिक गहराई प्रतीत होता है, अधिक गहराई प्रतीत होता है। इसका व्याख्या किसके द्वारा जा सकती है, इसका व्याख्या किसके द्वारा किया जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 59 में है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जब गीला बालू धूतहीन होता है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जब गीला बालू धूतहीन होता है। इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण क्या है, परावर्तन है। क्वेश्चन नंबर 60 में करें, स्पिनिंग स्टोव बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 61 में करें, साबुन के पतले झाग से चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 62 में है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 63 में करें, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 64 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 64 में करा है, रोगियों के दांत देखने के में दांत चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत दर्पण होता है, क्या होता है, तो अवतल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 65 में करा वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रवलीय दर्पण। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कर दाढ़ी बनाने के लिए, ये सब क्लास 10th का फिजिक्स है, ये सब क्लास 10th का ही फिजिक्स है। क्वेश्चन नंबर 66 में कर दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब फिजिक्स क्लास 10th के फिजिक्स में है। अवतल दर्पण, क्वेश्चन इनमें से कौन सा सही है, ये सभी फार्मूला क्लास 10th में। तो करा इनमें से कौन से सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 68 में है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना में। कहाँ में बनता है, तो रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 69 में है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 70 में करा किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की अधिक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में करा एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या तो है, बने प्रतिबिंबों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 72 में है दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो उसके माध्यम मोमबत्ती जल रही होती, उसके माध्यम मध्य में एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती का कितना प्रतिरोध बनेगा, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। क्वेश्चन नंबर 73 में है जब समतल दर्पण की सहायक से किसी वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 में करा यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब देखेंगे, तो उसे कितने प्रतिबिंब देखेंगे जब यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण में जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रतिबिंब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 75 में करा एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी, दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। दो दर्पणों पर कुल कितनी छवियां बनेगी, तो 2 ही छवियां बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 76 में करा सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 77 में प्रकाश का रंग निर्धारित होता है कि इसके
तरंग द्रव तरंग दैय से, ऑप्शन द से। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 में पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 79 में है एक लेंस की क्षमता -2.0 डी है, तो जहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 80 में डायोप्टर किसकी इकाई है, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेंस की क्षमता की। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 81 में है धूप की चश्मे की क्षमता होती है, कितनी होती है, 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 82 में करा एक लेंस की फोकसांतर 25 cm है, इसकी क्षमता होगी, एक लेंस की फोकसांतर 25 cm है तो इसकी क्षमता होगी, कितनी क्षमता होगी, तो +4D। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 83 में है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी, कितनी होगी, तो +5D इसकी क्षमता होगी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 84 में है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी, तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 सेमी। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 85 में है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होता है, घट जाती है, तो उसकी क्षमता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 में है प्रिज्म में प्रकाश की विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 87 में है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 88 में है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 89 में है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण की सबसे अधिक विचलित होता है वह है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैगनी। क्वेश्चन नंबर 90 में है प्रकाश के निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है, तो कौन हो जाएगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 91 में प्राथमिक रंग कौन है, तो प्राथमिक रंग हो गया वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, वे प्राथमिक रंग होते हैं, जो किसी और रंगों से मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते हैं, वे प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 91 में करें 3 मूल रंग है, कौन कौन 3 मूल रंग है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पीला, लाल और हरा 3 मूल रंग है, नीला, लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 93 में करा श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों से अलग होने की क्रिया को कहते हैं, अपने विभिन्न रंगों से अलग होने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं,
तो वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीला। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग द्रव्य अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग द्रव्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग द्रव्य अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में करें, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित दिनों दिन रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? सर्वाधिक सुविधाजनक होता है दिन रात के समय। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा। लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 97 में है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 98 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने में कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने में कैसा दिखाई देगा? तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला दिखाई देगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 में कुछ परिवहन वाहनों में प्रतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीले प्रकाश कोहरे के बोधक होते हैं, जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में भी पीली बत्ती काम आती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन था, इस प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका है क्या? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 में है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है हरा। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग द्रव्य द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है, प्रकाश के किरणें में कितने रंग होते हैं? प्रकाश के किरणें में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश की किरणें में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रकाश की किरणें में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में है, यदि वायुमंडल ना तो पृथ्वी से प्रकाश किस रंग का दिखाई देता है? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता? अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता? तो काला रंग का दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है, फोटोग्राफी का मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी का मुख्य रंग कौन सा होता है? तो लाल, नीला और हरा। फोटोग्राफी का मुख्य रंग होता है लाल, नीला और हरा। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश होता है, कौन होता है? तो बैगनी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। क्या होता है? परिणामी रंग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सफेद। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 108 में करा, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है?
फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, फिल्म देखने वाला ने। तो क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। आँख की योग्यता में कमी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेस बेयोपिया। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाली प्रकाश मात्रा को नियंत्रण करना। 112 में दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु से छोटा और लेकिन उल्टा, वस्तु के से छोटा एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है? प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है नेत्रदान में दाता की आँख को किस हिस्से को प्रतिपादित किया जाता है? किस हिस्से को प्रतिपादित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कानिया। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है मानव की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 cm। कितना न्यूनतम दूरी है? तो 25 cm। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 117 में है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? इसका सही आंसर होगा निकट दृष्टि, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 में करा दृष्टि दोष माइपिया वाले व्यक्ति को देखा जा सकता है। दृष्टि दोष माइपिया वाले व्यक्ति को देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 में है निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्त होती है। निकट दृष्टि दोष रोग मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 119 निकट दृष्टि दोष रोग मुक्त होती है अवतल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करता है? चश्मे में दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 22 में बुढ़ापे में दूर दृष्टि कम खराब होती है जिससे लेंस बुढ़ापे में दूर दृष्टि वह खराब होती है जिसमें लेंस अब बहुत अधिक छोटा हो जाता है, जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 में है वंध्रता को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर होगा अवतल, उत्तल लेंस, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124 में जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। बायोफोकल लेंस क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है मानव नेत्र एक कमरे के समान है अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है?
तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि दोष पर पिंडों का प्रतिलोपित वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 126 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ई के 4, बी के 1 और 2 के 3 और 4 के सी के 2 और 4 के 3। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 127 में कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, इसमें क्या खोजना है, सही नहीं है। तो सही नहीं है तो एक नंबर में कह रहा है इसका आकार वही होता जो प्रयोग वस्तु का होता है, यही सही नहीं, गलत है। तो गलत का भाई हो गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128 में कह रहा है प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर इसमें निगेटिव खोजना है, तो सही नहीं है देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 129 में है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 दूरदृष्टि दोष के निवारण के काम में लेते हैं उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 130 में है मायोपिया से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 130 मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 में है हाइपरमोटिया का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 131 हाइपरमोटिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष हाइपरमोटिया। क्वेश्चन नंबर 132 में जब आदमी 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता वह किस दृष्टि दोष में से पीड़ित है। तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो यह मायोपिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 में करा एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, तो दूरदृष्टि से पीड़ित है। निकट नहीं दिखाई दे तो दूरदृष्टि और दूर नहीं दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। क्वेश्चन नंबर 134 में है किस परिदर्शन में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के समांतर। क्वेश्चन नंबर 135 में है दूरबीन क्या है। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु देखी जाती है। दूरबीन से क्या है, तो दूर की वस्तु देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है घड़ी के बारीक पुर्जी को देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, घड़ी के बारीक वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवाध्य लेंस। क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं और जीवों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 138 में दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 140 में कर दूरबीन का आविष्कार दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का
आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 में करें, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 141 में करें, सूर्य छुपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि। सूर्य छुपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि। दीर्घ छुपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 142 में कर है, तनु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 143 में है, तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 143, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 144 में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा पराबैंगनी किरण का अवक्षेपण कर सकता है? पराबैंगनी किरण का अवक्षेपण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 145 में है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किनका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल। ऑप्शन बी, नीला और लाल। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिघटनाओं पर क्या करना है? विचार करना है। तो विचार कीजिए। ऑप्शन एक में दे रहा है गोधूल में प्रकाश का माप। दो में दिया उष्ण काल में प्रकाश का रंग। ऑप्शन सी में दिया उष्ण काल में प्रकाश की में चंद्रमा का दिखाना। ऑप्शन डी में दिया प्रकाश में तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन डी में आकाश में ध्रुवों को दिखाना। उपयुक्त में से दृष्टि भ्रम है। तो ए, ऑप्शन ए में 1 2 3, ऑप्शन ई में दिया है 1 2 3, ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 147 में कर उस घटना को क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी एवं संतरी रंग की दिखाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिम विभा अल्पेनोग्लो। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 148 में निम्नलिखित में उच्चतम ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर होगा नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 149 में करा, जब प्रकाश की तरंग वायु की कांच से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की तरंग वायु की कांच से होकर गुजरती है तो वह कौन से प्रयुक्त प्रभाव होगा? तो क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल तरंग ध्रुव एवं वेग। क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 150 में है, प्रकाश किरणें सरल रेखा से चलती है लेकिन किसी प्रकाशित तंद में से वह टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि पर जैसे ही किरणें तेंदु से होकर गुजरती है, उत्तरोत्तर पूर्व आंतरिक प्रकाश घटित हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 151 में कर है, क्वेश्चन नंबर 151, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबिंदुकता। ऑप्शन सी आंसर अबिंदुकता। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में कर है, क्वेश्चन नंबर 152 में कर है,
अवतल लेंस हमेशा किसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस हमेशा किसी प्रकार के का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस हमेशा किसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा अभिसारी प्रतिबिंब बनाते हैं। अभिसारी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 में है, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है, जब किसी साबुन के को अवशोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। त्रिज्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 154 में है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को जब वह ललितयुक्त दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 155 में है, यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है तो यह ऐसा माध्यम किसका अपवर्तनांक 3/2 हो तो प्रकाश की गति क्या होगी? तो प्रकाश की गति क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 × 10⁸ ms। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 156 में प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 156 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से प्रकाश को अलग अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा? एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 157 में है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व की सूर्य दिखाई देने की क्या कारण है? हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158 में करा है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों बुलबुले का आकार वहीं रहेगा। दोनों बुलबुले का आकार वहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 159 में करा परिवर्तित प्रकाश में ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 159 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 160 में करा है, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 161 में है, किसी तार के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का क्वेश्चन नंबर 162 में कह रहा है, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। 1 में दिया स्थानीय तापमान, 2 में प्रकाश परावर्तन, 3 में प्रकाश अपवर्तन, 4 में प्रकाश विगत। क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 163 में आइंस्टीन के E बराबर m² समीकरण में C घोतक है। तो क्वेश्चन नंबर 163 का सही आंसर होगा प्रकाश का वेग। क्वेश्चन नंबर 164 अब समाप्ति होने वाला है चैप्टर 4। तो क्वेश्चन नंबर 164 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को
आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है? निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है? आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है तो 21 जून को छाया सबसे छोटी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 165 में सोडियम वाष्प लैंप द्वारा प्रकाश पर सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि उनके उनके प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने वाली विभक्त नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कथन ए खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। खतरे का सिग्नल किस रंग का बनाया जाता है? लाल रंग के। और कथन आर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में दिया आर, ए और आर दोनों सही है तथा आर आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167 में करा बरसात के दिन में जल पर छोटी तौलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। तो छोटी तौलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? तो परिक्षेपण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 168 में करा है तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है इसका क्या कारण है? अपवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 169 में दिया है एक तालाब के किनारे एक मछुआरा पानी को भाले से मारने की कोशिश करता है तो तदनुसार उसे निशाना कैसा लगना चाहिए? उसके निशाना कैसा लगना चाहिए? तो यह जैसा मछली दिखाई देती है उसके नीचे, जैसे मछली दिखाई दे दे उसी के नीचे। क्वेश्चन नंबर 170 में करा फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? प्रोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो प्रकाश का मूलभूत यूनिट मात्रा है प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 171 में करब चलें तो क्वेश्चन नंबर 171 में विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 172 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 172 प्रेस बाइकोपिया दृष्टि एक अपवर्तनांक दोष है, इसे किस कारण से होता है? जो इसमें किससे किस कारण से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 172 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइरिस के कम होते ही लचीलापन के कारण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 173 में करा एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में प्रकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में प्रकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है। पानी से भरे कप की थैली में एक पत्थर रखा जाता है। पत्थर की आभासी गहराई है। तो क्वेश्चन नंबर 174 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी वास्तविक गहराई से कम। क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 175 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपतल दर्पण परावर्तन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 में है किस साल में ओले रोमर ने इतिहास के पहली बार प्रकाश की नीति को मापा है? किस साल में ओले रोलर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश की गति को मापा था तो किस साल? तो 1676 इसमें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में करा कौन सा यंत्र समुद्र के स्थल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 78 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 78 में करा दो प्राथमिक रंग लाल और नीले रंग का मिश्रण से
कौन सा स्केटरी रंग उत्पन्न प्राप्त होता है? रंग क्या होता है? प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मैजेंटा। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में करा 179 में हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई दे? हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस यह क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर प्रवर्तित करती है, हमारी आंखों पर प्रवर्तित करती है। क्वेश्चन यहाँ चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चैप्टर 5 है विद्युत चैप्टर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम लेकर आ रहे हैं तब तक चैप्टर 5।